जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप किस कारण से रखा गया? किस कारण से रखा गया भाई? जम्बू वृक्ष के कारण से। सबको मालूम है ये वाली बात, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जम्बू जो है ना, जम्बू वृक्ष, एक्चुअली उस वृक्ष का नाम जम्बू नहीं है। हम क्या समझते कि वृक्ष का नाम जम्बू है और उसके कारण से इस द्वीप का नाम क्या रखा गया? जम्बू द्वीप रखा गया। वृक्ष का नाम क्या है? वृक्ष का नाम है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन। तो फिर जम्बू कहां से आ गया? अरे वो जम्बू का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? जम्बू मतलब क्या होता है? जामुन। तो वो जामुन का पेड़ है और उस जामुन का पेड़ का वास्तविक नाम है सुदर्शन, इसके कारण से इसका नाम रखा गया जम्बू द्वीप। तो ऐसा इसमें क्या विशेषता थी कि जिसके कारण से 1,00,000 योजन प्रमाण वाले जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया? इसकी विशेषता यह है, ये जो वृक्ष है, कहने में तो वृक्ष आ रहा है, लेकिन ये वास्तव में वनस्पति का एक नहीं है, ये पृथ्वी का एक है और ये अनादि काल से है, अनंत काल तक रहने वाला है। ये वृक्ष 8 योजन ऊंचाई वाला है। कितनी ऊंचाई है? 8 योजन। आपको लग रहा हो जरा सा है, मतलब 8 योजन का है, जरा सा है। अकृत्रिम रचनाओं को हम प्रमाण योजन में लेते हैं और एक प्रमाण योजन में लगभग 6,000 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 6,000 किलोमीटर। अब जरा आप इस 8 योजन से 6,000 का गुणा कर लीजिए, ये भी लगभग 6,000 किलोमीटर है, माना लगभग 50,000 किलोमीटर से भी अधिक ये जम्बू वृक्ष है और इसका आधार ये द्वीप अनादिकाल से है, इसलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष अभी हम चर्चा आगे करेंगे, विदेश क्षेत्र के उत्तर कुरु नाम के स्थान पर है। हमारे यहाँ जो ढाईद्वीप की रचना हो रही है, उसमें जहाँ अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान होंगे, उन अकृत्रिम जिनबिंबों में 10 वृक्षों पर भी 10 जिनबिंब विराजमान होने वाले हैं। 5 जम्बू वृक्ष और 5 शालमली वृक्ष। जम्बू वृक्ष है उत्तर कुरु में, शालमली वृक्ष है देवकुरु में। तो इस प्रकार से इन पर भी तीर्थंकर, इन पर भी अकृत्रिम जिनबिंब सदैव विद्यमान रहते हैं। थोड़ा सा हम और अंदर आए जम्बू द्वीप के अब। तो इस जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, नाम काफी लोगों को मालूम होंगे, हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। ये 6 पर्वत 7 क्षेत्रों का विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? अब आपको डिस्प्ले पर, जो लोग उधर पीछे डिस्प्ले के पास बैठे हुए हैं, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अगर इधर भी साथ में देखते रहें तो समझने में आसानी रहेगी। 6 पर्वतों ने क्या किया? 6 पर्वतों ने 7 क्षेत्रों का निर्माण किया। उन 7 क्षेत्रों में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा भरत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भरत। फिर भरत के बाद सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ऐरावत क्षेत्र। इसकी चर्चा मैं पहले इसलिए कर रहा हूं, ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र क्यों है? आगम में इसके 2 प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण मिलता है कि जो चक्रवर्ती भरत हुए हैं, क्योंकि उससे पहले भोग भूमि का काल था, तो भोग भूमि के काल में राज व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने सबसे पहले राज व्यवस्था का प्रारंभ किया, 6 खंडों का विभाजन किया, तो उन भरत चक्रवर्ती के कारण से इसका नाम भरत क्षेत्र पड़ा। लेकिन भरत चक्रवर्ती तो अभी हुए तीसरे काल में, ये नाम तो अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक होने वाले हैं, इसलिए इनके नाम स्वतः सिद्ध हैं। ये दूसरी बात। और तीसरी बात श्लोक वार्तिक में ऐसी आती है कि जब जब भी अवसर्पणी अथवा उत्सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो उन 12 चक्रवर्तियों में जो पहले चक्रवर्ती होते हैं उनका नाम सदैव भरत ही होता है। इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र है। और जो भरत क्षेत्र के बारे में डिटेल मैंने आपको बताई, वही सारी डिटेल ऐरावत क्षेत्र के बारे में आप समझ लेना। विस्तार से चर्चा करने का भी समय हमारे पास नहीं है। ये जो भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं। हम सभी जानते हैं चक्रवर्ती उन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करते हैं। एक आर्य खंड है और बाकी 5 मलेच्छ खंड हैं। हम सभी लोग आर्य खंड में निवास करते हैं। अब जो दूसरी बात मैं कर रहा हूं, इसको और ध्यान से सुन लीजिए ताकि जम्बू द्वीप को समझने में आसानी होगी। ये जो आर्य खंड है, इस भरत क्षेत्र के आर्य खंड में और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में 6 कालों का परिवर्तन होता है। अन्यत्र कहीं भी काल परिवर्तन नहीं होता है। 6 काल आप समझ गए। पहले हम काल को 2 में बांटते हैं, एक उत्सर्पणी, एक अवसर्पणी। फिर इनको 6 में बांटते हैं, जिसे हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब जैसे पंचम काल चल रहा है, कहते हैं। ये जो 6 काल हैं, अगर मैं अवसर्पणी की अपेक्षा बात करूं तो प्रारंभ के 3 काल भोग भूमि के काल होते हैं, बाद के 3 काल कर्म भूमि के काल होते हैं। अभी कर्म भूमि का काल चल रहा है।
तो ये जो काल परिवर्तन है, ये काल परिवर्तन भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में ये दो ही स्थानों पर काल परिवर्तन होता है। बाकी की सारी व्यवस्था सेम रहती है। उस व्यवस्था को अभी हम देखते हैं। काल परिवर्तन कैसे होता है कि जब हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में पहला काल चल रहा था, तो उस पहले काल में जो हमारे यहाँ जीव थे, उन जीवों की जो आयु थी वो 3 पल्ले थी। कितनी आयु थी? 3 पल्ले थी। और उनकी जो अवगायना थी, वो अवगायना थी 6000 धनुष। कितनी अवगायना थी? 6000 धनुष। और वो जो भोजन करते थे, वो 3 दिन के बाद भोजन करते थे। इतना आपको याद हो गया होगा। अवगायना कितनी? 6000 धनुष। आयु कितनी? 3 पल्ले। और भोजन कितने दिन बाद? 3 दिन के बाद। पहला काल हुआ। अब इसको हम कम करते जाएंगे। दूसरा काल, दूसरे काल के जीवों की आयु 2 पल्ले, अवगायना 4000 धनुष और भोजन करते हैं 2 दिन के पश्चात। तीसरा काल, जब भगवान आदिनाथ आदि हुए, चूंकि वे इस बार काल दोष के कारण से भोग भूमि के अंत में ही हुए हैं, तो तीसरे काल में जो अवगायना रह जाती है वो होती है 2000 धनुष। और जो उनकी आयु होती है वो होती है 1 पल्ले और 1 दिन के पश्चात आहार लेते हैं, भोजन करते हैं। चौथे काल के जीव प्रतिदिन आहार लेते हैं, माने भोजन करते हैं। पंचम काल के जीव दिन में 2 बार भोजन करते हैं। छठवें काल के जीव दिन भर चरते रहते हैं। अब ये जो पंचम काल के जीव हैं, ये जो 2 बार भोजन करते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, जो 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो और 12 बार खाए सो। अब हम अपना अपना विचार कर लें, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। नेक्स्ट, तो ये जो हमने बात की, ये बहुत संक्षेप में मैंने आपसे, जहां काल परिवर्तन होता है उसकी बात मैंने आपसे यहां पर कही। अब थोड़ा सा हम इनका स्वरूप समझ लेते हैं। जो 7 क्षेत्र हैं, सबसे पहला है भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र से दुगने विस्तार वाला नेक्स्ट क्या है? हेमवत पर्वत, हिमवन। देखो कंफ्यूजन कहां रहता है, हम ये समझते हैं, पहले एक बात और समझ लीजिए। ये जो हम 7 क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं ना, बीच में आपको विदेश क्षेत्र दिखेगा। अभी हम थोड़ा बीच में जाएंगे तो आपको जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, ये विदेश क्षेत्र है। तो इस विदेश क्षेत्र से नीचे का जो हिस्सा है ना, वहां आगे आगे दुगना होता है, विदेह पर जाकर के रुक जाता है। फिर विदेह से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो फिर वो आधा आधा होना क्रम से प्रारंभ हो जाता है। अर्थात नीचे की व्यवस्था दक्षिण की व्यवस्था उत्तर की व्यवस्था के समान है, ऐसा आप समझ लीजिए, या उत्तर की व्यवस्था दक्षिण के समान है। हम हैं भरत क्षेत्र में, तो भरत क्षेत्र से दुगने विस्तार वाला हेमवत क्षेत्र नहीं है, भरत क्षेत्र से दुगने विस्तार वाला हिमवन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमवन। और हिमवन पर्वत से दुगने विस्तार वाला हेमवत क्षेत्र है। हिमवन पर्वत जो है उससे दुगने विस्तार वाला क्या है? हेमवत क्षेत्र है। हेमवत क्षेत्र से दुगने विस्तार वाला महाहिमवन पर्वत है। महाहिमवन पर्वत से दुगने विस्तार वाला हरि क्षेत्र है। हरि क्षेत्र से दुगने विस्तार वाला निषद पर्वत है। निषद पर्वत से दुगने विस्तार वाला विदेश क्षेत्र है। यहां जाकर के हम रुक जाएंगे। फिर विदेश क्षेत्र का जो विस्तार है उससे आधा जो नील पर्वत है उसका विस्तार है। नील से आधा रम्यक का विस्तार है। रम्यक से आधा रुक्मी, रुक्मी से आधा हिरण्यवत, हिरण्यवत से आधा शिखरिन और शिखरिन से आधा ऐरावत जो सबसे अंत में है उसका विस्तार है। इसी को अगर मैं ऐसे कहूं केवल क्षेत्रों की अपेक्षा से कि जो भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र का विस्तार ऐरावत क्षेत्र के समान है। यदि हम हेमवत क्षेत्र की बात करें तो हेमवत क्षेत्र का विस्तार हिरण्यवत क्षेत्र के समान है और जो हरि क्षेत्र है उस हरि क्षेत्र का विस्तार रम्यक क्षेत्र के समान है। ऐसे हम पर्वतों में भी समझ लेंगे। भरत क्षेत्र की व्यवस्था की चर्चा मैंने आपसे कर ली है कि भरत क्षेत्र में जो काल परिवर्तन होता है वो भी केवल आर्यखंड में होता है। भरत क्षेत्र के काल परिवर्तन के अलावा जो 5 मलिच्य खंड हैं उन 5 मलिच्य खंडों में सदैव चौथे काल से के प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक की व्यवस्था चलती रहती है। माने प्रारंभ होता है, बढ़ता रहता है काल, अंतिम जाता है और फिर से प्रारंभ होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। उसके बाद अब मैं बाकी के क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। जो हेमवत क्षेत्र है उस हेमवत क्षेत्र में जो जगन्य भोग भूमि है, जिसे हम तीसरे काल के समान ले सकते हैं, उस जगन्य भोग भूमि के समान उसका स्वरूप रहता है। अर्थात वहां के जीवों की जो आयु है वो कितनी होती है? 1 पल्ले की होती है। वहां के जीवों की अवगाहना कितनी होती है? 2000 धनुष की होती है। और वहां के जीव कितने दिन के पश्चात? 1 दिन के पश्चात आहार ग्रहण करते हैं। कहाँ के जीव? हेमवत क्षेत्र के। हेमवत के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हरि क्षेत्र आता है। हरि क्षेत्र की व्यवस्था मध्यम भोग भूमि के समान होती है। किसके समान? मध्यम भोग भूमि, अर्थात दूसरा काल। अर्थात वहां के जीव, उनकी अवगाहना 4000 धनुष होती है।
2 दिन के बाद आहार लेते हैं, उनकी आयु 2 पल्ले की होती है। उससे आगे बढ़ते हैं तो विदेश क्षेत्र आता है। इस विदेश क्षेत्र में 2 व्यवस्था चलती हैं, एक भोग भूमि की, एक कर्म भूमि की। जो वहाँ उत्तर कुरु और देव कुरु है, ये वहाँ भोग भूमि है। और इन भोग भूमि में सदैव जो है काल जो बरतता है वो उत्तम भोग भूमि का अर्थात पहला काल बरतता है। अर्थात वहाँ के जीवों की जो अवगायना है वो अवगायना 6000 धनुष की होती है। उनकी जो आयु है वो 3 पल्ले की होती है और वे 3 दिन के अंतराल से भोजन ग्रहण करते हैं। इस विदेश क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु इन 2 स्थानों को छोड़ करके शेष सर्वत्र कर्म भूमि है। हमने सुना है कि पूरा विदेह में हे जिनवर हो आप आज भी विद्यमान, सीमंदर भगवान के बारे में हमने सुना है। तो ये सीमंदर भगवान, अच्छा केवल सीमंदर भगवान की बात नहीं है, ये विदेश क्षेत्र जो है ये सुमेरु संबंधी विदेश क्षेत्र है, सुदर्शन मेरु संबंधी विदेश क्षेत्र है। इसमें सदैव 4 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। कितने तीर्थंकर? माने हमें यदि ऐसा लगता हो कि 20 तीर्थंकर इस विदेह में विराजमान रहते हों तो ऐसा नहीं है, इसमें केवल 4 तीर्थंकर विराजमान रहते हैं। फिर जब हम आगे अभी ढाईद्वीप समझेंगे तो वहाँ 4-4 से क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे और उनकी चर्चा हम पूरी करेंगे। तो ये जो विदेश क्षेत्र है, इस विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि और भोग भूमि दोनों की व्यवस्था होती है। विदेश क्षेत्र से हम आगे बढ़ेंगे तो जैसी व्यवस्था अभी हमने नीचे की देखी वैसी व्यवस्था आगे की भी होती है, उसकी अभी हम चर्चा करने का समय नहीं है। हिमवन जो पर्वत है, ये हिमवन पर्वत पूर्व से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है। ये 100 योजन ऊंचाई वाला है। तो अगला जो पर्वत है महाहिमवन, ये 200 योजन ऊंचाई वाला है और जो निषद पर्वत है वो 400 योजन ऊंचाई वाला है। आगे भी ऐसी समझना कि नील जो पर्वत है वो नील पर्वत कितना हुआ, जैसे हिमवन था तो शिखरिन हिमवन के बराबर हुआ 100 योजन का, महाहिमवन के बराबर रुक्मी 200 योजन का हुआ और निषद और नील 400 योजन की ऊंचाई वाले दोनों बराबर हुए। तो इस प्रकार से अभी हमने संक्षेप में इन 7 जो क्षेत्र हैं हमारे, इन 7 क्षेत्रों की चर्चा करने की हमने कोशिश की। मैं समझता हूँ कुछ चर्चा आपको समझ में आई होगी। तो 6 पर्वत और 7 क्षेत्र, इन सब से मिलकर के बना हुआ है हमारा जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप में अनादि निधन अकृत्रिम जो वृक्ष है उसका नाम है जम्बू वृक्ष। इस जम्बू वृक्ष का भी हमने स्वरूप समझ लिया। इस प्रकार से समय अभी अभाव होने के कारण से अभी की बात मैं पूर्ण करता हूँ। ओम नमः सत्य।